नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट और आपका फेवरेट शो ब्रह्मास्त्र शुरू हो चुका है। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, लेकिन 2027 के महासंग्राम की बिसात अभी से उत्तर प्रदेश में बिछनी शुरू हो। यूपी की सियासत में आज शब्दों के बाण नहीं बल्कि मिसाइलें चल रही। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो अपनी सरकार को बुलेट ट्रेन बताकर विरोधियों को पंचर साइकिल करार दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं जो सीधे मुख्यमंत्री की विदाई की तारीखें बता रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ हार जीत की नहीं है, बात अब मंदिर बनाम कब्रिस्तान पर आ, बात लखनऊ की सड़कों पर लगे उन विवादित पोस्टर्स की है जिनमें सपा के शासन को लियारी राज और गुंडा राज से जोड़कर दिखाया गया। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या वाकई 2027 में साइकिल की रफ्तार थम जाएगी या फिर बुलेट ट्रेन के पहिए डगमगाएंगे। आज इसी पर डिबेट करेंगे, लेकिन उससे पहले इस मुद्दे पर चल क्या रहा है वो आप देख लीजिए रिपोर्ट में। समाजवादी सरकार बनने जा रही है। डबल स्पीड से जब हम चलेंगे ना तो साइकिल का पंचर तो हमेशा पंचर ही रहेगा, वो हमेशा के लिए धराशायी हो जाएगी। अब चली चला की बेला है, आंसू तो आएंगे, विदाई के समय पर आंसू तो आते ही हैं। आपको कब्रिस्तान प्यारा था तो आपने वहां पैसा दिया, हमें मंदिर प्यारे हैं, हम मंदिर के लिए पैसा दे रहे हैं। 2027 के महासंग्राम से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में घमासान तेज हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच की सियासी तकरार बार पलटवार के बाद अब खुली जंग में बदलती दिख रही है। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है और उन्होंने साफ कर दिया है कि यूपी की डबल इंजन सरकार अब बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ रही है, जिसका मुकाबला एक पंचर साइकिल कभी नहीं कर सकती। डबल स्पीड से जब हम चलेंगे ना तो साइकिल का पंचर तो हमेशा पंचर ही रहेगा, वो हमेशा के लिए धराशायी हो जाएगी। ये तो बुलेट ट्रेन की स्पीड से चलती है ये डबल इंजन की सरकार, तो साइकिल कहां मुकाबला कर पाएगी? वो पंचर साइकिल कहां मुकाबला कर पाएगी? डबल इंजन बनाम साइकिल यूपी की राजनीति का ये सबसे बड़ा नैरेटिव बन चुका है और सीएम योगी का ये हमला अखिलेश के उस बयान का करारा जवाब माना जा रहा है जिसमें अखिलेश यादव ने यूपी में सत्ता वापसी की हुंकार भरी और सीएम योगी की विदाई की स्क्रिप्ट लिखने का बड़ा दावा किया। चली चला की बेला है, आंसू तो आएंगे, विदाई के समय पर आंसू तो आते ही हैं। और मैंने कई बार आपको याद दिलाया कि हमारे यहाँ परंपरा है कि विदाई के बाद हम लोग घूमने जाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे विदाई से पहले ही घूम आए। अखिलेश वर्सेस सीएम योगी की सियासी फाइट यही नहीं थमती दिख रही है। मिशन 2027 के लिए टोन सेट करते हुए सीएम योगी ने न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सपा को घेरा बल्कि तुष्टीकरण की राजनीति और मंदिर बनाम कब्रिस्तान के मुद्दे को भी हवा दे दी। हम केवल बोलते थे कि माफिया से और अपराधियों से राहत मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त हो गया, दंगा मुक्त हो गया। पर्व और त्योहार अब उपद्रव के साये में नहीं उत्साह पूर्वक मनाए जा रहे हैं। पहले मंदिरों को सुविधा नहीं मिलती थी, यह पैसा कब्रिस्तान के लिए जाता था। आपको कब्रिस्तान प्यारा था तो आपने वहां पैसा दिया, हमें मंदिर प्यारे हैं, हम मंदिर के लिए पैसा दे रहे हैं। योगी के सीधे हमले पर अखिलेश यादव ने भी मोर्चा संभाला और सोशल मीडिया पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने लिखा, स्वयं को माफिया देकर मुकदमा मुक्त कर लिया और जो काम मच्छर करते थे वो सत्ताधीश खुद कर रहे हैं। जनता इनके भ्रष्टाचार के काटने से रक्त मुक्त हो गई है। ऐसे लोग बयान देते हुए अपने अनुयायियों को जो समझते हैं वो एक सभ्य शालीन व्यक्ति को लिखने में भी शर्म आए। इतनी बात सुनकर तो झूठ भी आत्महत्या कर ले, अजब लोग हैं। लेकिन अखिलेश के इस बयान पर उनकी ही पार्टी की निलंबित विधायक पूजा पाल ने उन्हें आईना दिखा दिया। पूजा पाल ने योगी आदित्यनाथ को माफियाओं का अंत करने वाला धुरंधर मुख्यमंत्री करार दिया। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से माफियाओं का राज होया करता था, जिस तरह से माफिया तांडव यहाँ करते थे, जिन बहन बेटियों की इज्जत लूटनी चाहते थे लूटते थे, जिन किसानों की
जमीन छीनना चाहते थे वो छीनते थे, उत्तर प्रदेश में दंगा कराना चाहते थे दंगा कराते थे, खुलेआम होता था, सारी चीज उत्तर प्रदेश में होता था। मगर उसको लगाम लगाने के लिए बहुत मुख्यमंत्री बने, मगर कहीं ना कहीं लगाम नहीं लगा पाए और फेल हुए। मगर योगी आदित्यनाथ जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो धुरंधर मुख्यमंत्री हैं और माफियाओं को कहीं ना कहीं उनके साम्राज्य को अंत करके दिखला दिया है कि वो वास्तव में धुरंधर मुख्यमंत्री हैं। खाली समाजवादी पार्टी क्यों विरोध कर रही है? क्योंकि उनको मुसलमानों का वोट चाहिए, कांग्रेस को मुसलमानों का वोट चाहिए, इस नाते उनको अतिक भगवान लगते हैं, देवता लगते हैं उनके। सीएम योगी वर्सेस अखिलेश की यह हालिया सियासी फाइट उस वक्त शुरू हुई जब सीएम योगी ने अखिलेश यादव के पीडीए पॉलिटिक्स पर बड़ा हमला बोला, तो अखिलेश ने सीएम योगी और बीजेपी पर पीडीए से द्वेष का राजनीतिक आरोप लगाया और सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, भाजपाइयों को सोते जागते केवल पीडीए ही दिखाई देता है, केवल पीडीए ही सुनाई देता है। लोकसभा में हार की हताशा और आने वाले विधानसभा में सत्ता से बाहर होने के बाद अपने कुकर्मों की सजा भुगतने के डर से ये पीडीए का नाम सुनते ही थर-थर कांपने लगते हैं। बीजेपी पर द्वेष की राजनीति का आरोप लगा रहे अखिलेश यादव को जवाब दिया यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह ने और कहा कि अखिलेश की सरकार में तो सिर्फ 4-5 जिलों में ही सरकार का विकास होता था और उनका ही परिवार क्षत्रप था, लेकिन योगी राज में 25 करोड़ यूपी वासियों की बात होती है। द्वेष की राजनीति समाजवादी पार्टी करती थी। मोदी जी हो या जोगी जी हो, आप मोदी जी के एक बयान कोई बता दीजिए, वो जब भी बोलते हैं तो 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात बोलते हैं, और जोगी जी जब भी बोलते हैं तो 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों की बात करते हैं। ये वो लोग बात कर रहे हैं जो पूरी सरकार को 4-5 जिलों में चलाए। एक ही परिवार के लोग छत्रप बनकर के 5-6 जिलों में रहते थे, चाहे वो इटावा हो, चाहे मैनपुरी हो, चाहे फर्रुखाबाद हो, चाहे कन्नौज हो, चाहे बदायूं हो, उसी जिलों में सबसे ज्यादा विकास ले जाते थे। साफ है 2027 की लड़ाई के लिए मोहरे बिछ चुके हैं। एक तरफ विकास और माफिया मुक्ति का योगी मॉडल है, तो दूसरी तरफ विदाई और पीडीए के दावों के साथ अखिलेश की घेराबंदी। देखना दिलचस्प होगा कि जनता बुलेट ट्रेन की रफ्तार को चुनती है या साइकिल के सफर को। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। मंदिर, कब्रिस्तान, लियारी, गुंडाराज, बुलेट ट्रेन, पंचर साइकिल, उत्तर प्रदेश में एकदम दो हाथ चल रहा है, खुल्लम खुल्ला, और कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि आपको कब्रिस्तान पसंद था तो आप कब्रिस्तान के लिए पैसा देते थे, हमको मंदिर पसंद है तो हम मंदिर के लिए पैसा दे रहे हैं। और हमारी डबल इंजन की सरकार है, बुलेट की रफ्तार से दौड़ रही है, पंचर साइकिल उसका कुछ नहीं कर पाएगी। तो क्या 27 से पहले 26 में ही पूरी फिल्म दिखने लग गई है? उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले ही सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ दिखाई देने लगा है कि क्या होने वाला है। राकेश त्रिपाठी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। नमस्कार। अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं। के शर्मा कांग्रेस के नेता, अखिलेश कटियार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और तला रशीद प्रवक्ता राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। राकेश त्रिपाठी जी, डबल इंजन की सरकार है, बुलेट की रफ्तार है, पंचर साइकिल है सामने, फिर ये मंदिर और कब्रिस्तान परिवार पलटवार क्यों है? विद्यालय जी, ये सच्चाई है और इस सच के आईने को सामने हमेशा रखना ही पड़ेगा ना। ये सच है कि कब्रिस्तान और शमशान के बीच में भेदभाव करने का काम समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सत्ता रहते हुए किया। जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे तो वो न केवल जीवित लोगों में हिंदू मुसलमान देखा करते थे, बल्कि उनके लिए तो मृत लोगों में भी, कि मृत लोगों को कब्रिस्तान में बेहतर सहूलियतें मिले, कब्रिस्तानों की बाउंड्री वाल बनाई जाए और शमशानों के लिए कोई पैसा ना जारी किया जाए। ये उत्तर प्रदेश की सच्चाई रही है। और उत्तर प्रदेश की सच्चाई को अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज कह रहे हैं तो इनको बुरा क्यों लग रहा है? क्या ये सच नहीं है? ये आंकड़ों की जुबानी बता सकते हैं कि हर वर्ष कितना कब्रिस्तानों के लिए फंड अलॉट किया गया है। यानी जीते जी लोगों के साथ तो हिंदू मुसलमान करेंगे ही करेंगे, लेकिन मरने के बाद भी, व्यक्ति के अंतिम संस्कार के बाद भी उसमें हिंदू और मुसलमान के आधार पर तुष्टीकरण करने का काम करने वाले समाजवादी पार्टी का चाल, तो तुष्टीकरण कर रहे हैं ना आप भी, तो आप भाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तो कह रहे हैं कि हमको मंदिर पसंद है इसलिए मंदिर के लिए पैसा देते हैं। देखिए, मंदिर से एक इकोनॉमी जनरेट होती है।
इस टेम्पल इकोनॉमिक्स को शायद अखिलेश यादव जी समझ नहीं पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर के आए हैं कि कैसे काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर बनने के बाद से आज पूरे काशी का कैसे कायाकल्प हुआ है, आज कैसे काशी में एक रिलीजियस टूरिज्म बढ़ा है। इसको शायद अखिलेश जी नहीं समझ पाएंगे कि कैसे अयोध्या का आज कायाकल्प केवल भगवान श्री राम के जन्मभूमि के मंदिर बनने से आज अयोध्या कैसे बदला है, कैसे कॉर्पोरेट्स के आज सारे बड़े बड़े होटल्स इंडस्ट्रीज आज वहां पर पहुंच रही है, हॉस्पिटैलिटी की हर प्रकार की सुविधाएं वहां पहुंच रही है। कैसे आज नैमिषारण्य के विकास से, मां ललिता देवी के मंदिर के विकास से, नैमिषारण्य के कॉरिडोर के विकास से, कैसे पूरी सीतापुर और आसपास के अवध क्षेत्र की आज भौगोलिक क्षेत्र में कैसा एक अर्थशास्त्रीय बदलाव आया है। इन सारी बातों को आप मंदिर के साथ केवल अगर पूजा पाठ, अगरबत्ती जलाना या घी दीपक दिखाना केवल इतने तक समझ रहे हैं तो मुझे लगता है शायद आपने ठीक से समझा नहीं। भारत में भारत के मंदिर हमारी न केवल सांस्कृतिक चेतना के केंद्र बिंदु रहे हैं बल्कि हमारी आर्थिक गतिविधियों के भी केंद्र बिंदु हमारे मंदिर रहे हैं। और भारत ने इस भाव को पहचान लिया है और भारत के इस भाव में आज हमने उत्तरोत्तर प्रगति करने का काम किया है, जिससे आज सकारात्मक संदेश जा रहा है। ठीक है, अखिलेश कटियार जी आप जवाब देना चाहते हैं राकेश त्रिपाठी को? एक सवाल मैं जोड़ देता हूं कि भाई एक ध्रुवीकरण की राजनीति, एक तुष्टीकरण की राजनीति आप लोग कर रहे थे और वो खुली आंखों से दिखाई दे रहा था। आज बीजेपी अगर दूसरी तरफ खड़े होकर कह रही है कि हमको ये पसंद है, हम ये कर रहे हैं, लेकिन विकास सबका साथ वो भी हम कर रहे हैं, डबल रफ्तार से उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो बात गलत है क्या? नहीं, जहां साहब त्रिपाठी साहब ने बिल्कुल अच्छी बात कही और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा कि साइकिल पंचर है, लेकिन पंचर साइकिल ने 400 पार का सपना उत्तर प्रदेश की पीडीए की जनता ने ही पंचर किया है। वो सदमे में है राकेश त्रिपाठी साहब, तो सदमे से नो भरना चाहिए। दूसरी बात, आय अब और किसी से नहीं बढ़ेगी। अब आप मंदिरों से ही आय बढ़ा लें, क्योंकि रोजगार देने की क्षमता तो है नहीं, किसानों की आय तो आपसे बढ़ी नहीं, तो मंदिरों से आय बढ़ जाएगी, उससे प्रदेश तरक्की कर जाएगा। तीसरी बात, अपराध मुक्त की जो बात आपके मुख्यमंत्री जी ने किया है विद्यानाथ जी, तो मैं ये सोचता हूं कि कुलदीप सेंगर, ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, उदयभान सिंह, अशोक सिंह, ब्रजभूषण सिंह, बादशाह सिंह, चुलबुल सिंह, ये तो समाज सेवक होंगे शायद त्रिपाठी जी की नजर में, और इनके घर में बुलडोजर चल रहे होंगे, इस पे भी जवाब देंगे ये। तो ये जो जिन लोगों की सरकार है दंगा मुक्त है और जिस तरीके से विदेशी आक्रमण और उनकी जो बात करते हैं, तो ऐसी बात करने वाले लोगों को क्या जवाब दोगे आप, जिसका मुख्यमंत्री अपने ऊपर से अपने जो मुकदमे हटवाता है, अपराध मुक्त करने की बात करते हैं आप? तो ये राकेश त्रिपाठी जी बोल सकते हैं और कोई नहीं बोल सकता। और जो सुरक्षा की बात डबल इंजन की जो सरकार की करते हैं, ये जो पठानकोट का हमला, उरी का हमला, अमरनाथ का है, पुलवामा का है, पहलगांव का है, दिल्ली ब्लास्ट है, ये तो शायद कांग्रेस के रीजन में हुए होंगे, ये डबल इंजन के रीजन में तो हुए नहीं। इस तरीके की सत्ता है झा साहब कि इन्हें किसी तरीके का लिहाज नहीं। जब 26/11 हुआ था तो शिवराज पाटिल थे देश के गृह मंत्री, उन्होंने इस्तीफा दिया था, और जो महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। लेकिन यहां कितने इस्तीफे होते हैं? यहां क्या होता है? यहां तो सतपाल मलिक के ऊपर कार्रवाई होती है। तो इस तरीके की जो डबल इंजन सरकार है वो क्या कर रही है, किधर जा रही है, ये पूरा देश देख रहा है, और 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देगी। जा साहब, ठीक है राकेश त्रिपाठी जी 20 सेकंड में उनकी बातों का जवाब, उसके बाद अवधेश कुमार जी। वो एक बहुत पुराना शेर है कि बड़े कमजोर होते हैं वो गुब्बारे, जरा सी हवा से फूल जाते हैं। बड़ा आश्चर्य है, 14 का चुनाव हारे, 17 का चुनाव हारे, 19 का चुनाव हारे, 22 का चुनाव हारे, निकाय के चुनाव हारे, पंचायत के चुनाव हारे, तमाम उपचुनाव हारे, लेकिन 24 में तनिक सी सफलता क्या मिल गई कि फूले नहीं समा रहे। उसी 24 के बाद उत्तर प्रदेश में 10 उपचुनाव हुए और हर उपचुनाव में आपकी बुरी गति हुई है, दुर्गति हुई है, उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। समाजवादी पार्टी अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि समाजवादी पार्टी ने सत्ता में रहते हुए किस तरह से मजहबी तुष्टीकरण किया, अपराधियों को कैसे पुष्पित पल्लवित किया, कैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया की योजना को लेकर के आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश की जनता इनको भूली नहीं है, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, इलेक्शन कैंपेन होगा, हम समाजवादी पार्टी के काले कारनामों को जनता को याद दिलाएंगे, अपनी उपलब्धियां भी जनता को बताएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी के लाल टोपी के पीछे छुपे काले चेहरे को जरूर बताते रहेंगे। अखिलेश जी जल्दी से अखिलेश कटियार, मुझे 5 सेकंड दे दे, सिर्फ
5 सेकंड दिया। मैं ये पूछता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो डेटा है, प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में 5 मुठभेड़ें होती है। ये सरकार का डेटा है, उस पर आप कुछ नहीं बताते। जो मैंने 10 माफियाओं का नाम लिया उस पर कुछ नहीं बताते, किसान पे कुछ नहीं बताते। उत्तर प्रदेश में आप इनके करके पूछिए, आपके हर एक बात का जवाब देंगे। आप एक करके पूछ लीजिए, आपके हर एक बात का जवाब देंगे। आपको माफिया मुख्तार अंसारी नहीं दिखता, उसके गलबहियां करते हैं। अतीक अहमद का फिल्मांकन किए जाने पर धुरंधर में आपके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। मुकीम काला आपके लिए आपका सगे का लगता है, मामू का लड़का लगता है, आपके लिए आपके खाला के लड़के लगता है खान मुबारक है। मैं जानता हूँ अखिलेश कटियार, आपको दिक्कत होती है क्योंकि हमने उस माफिया तंत्र का आज पूरी तरह से सफाया किया है, और जिनके आप नाम ले रहे हैं ना, उनको भी गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे हम ही ने भेजा है। और ये झूठ मत फैलाया करिए कि मुख्यमंत्री ने मुकदमे वापस ले लिए। एक बार जाकर के जरा कानून की किताब पढ़ के तो आइए। संज्ञेय अपराध क्या होते हैं, असंज्ञेय अपराध क्या होते हैं, कौन से मुकदमे वापस ले सकते हैं, कौन से मुकदमे बिना कोर्ट की अनुमति के वापस नहीं हो सकते। अब मुकदमा वापस लेने का प्रयास तो आपने भी आतंकवादियों पर किया था, लेकिन मुकदमा वापस ले नहीं पाए थे क्योंकि कोर्ट ने करारा तमाचा लगाया था। अगर आतंकवादियों से मुकदमा वापस लेने की चेष्टा की तो कोर्ट ने रोक देने का काम किया। इसलिए झूठ मत फैलाया करिए कि मुख्यमंत्री जी ने अपने ऊपर से मुकदमे वापस ले लिए। अखिलेश कटियार के दिए गए सारे वक्तव्य झूठे हैं, दावे आपके खारे किताबी हैं, आप फर्जी बकवास कर रहे हैं। ठीक, एक सेकंड। आप लोग एक पक्ष में हैं, एक सरकार में है और दूसरा विपक्ष में बैठे हुए दोनों प्रवक्ता। एक सेकंड अखिलेश जी रुक जाइए। अवधेश जी, क्या उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त हो गया है? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार, डबल इंजन की सरकार, बुलेट की रफ्तार से दौड़ रही है? क्या उत्तर प्रदेश 2017 तक जैसा था आज भी वैसा है या वहां से बहुत आगे निकल गया है? ये तमाम जो हम देख रहे हैं बवंडर 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं, उससे पहले 26 में यह बवंडर आया हुआ है। इसकी सच्चाई क्या है और जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं क्या वो गलत कह रहे हैं? आपने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर आपको भी मालूम है, उत्तर प्रदेश के लोगों को भी मालूम है, देश के लोगों को भी मालूम है, अखिलेश यादव जी को भी मालूम है, अखिलेश कटियार जी को भी मालूम है। इसका उत्तर तो देने की भी आवश्यकता नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर का जो विषय होता है। देखिए, पहले 2022 में जब मैं विधानसभा चुनाव में घूम रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं में अपनी सरकार को लेकर व्यापक असंतोष था। कोई मन से काम करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन आम लोगों के अंदर भी और इनके अंदर भी एक ही भय था कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार वापस आ गई तो फिर माफियाओं को, गुंडों का, अपराधियों का राज हो जाएगा। इसलिए उस सरकार को हमको आने नहीं देना है। कम से कम इस सरकार ने उस मामले में लॉ एंड ऑर्डर को पटरी पर लाया है। और 2022 की जो भारतीय जनता पार्टी की जीत थी उसमें कोई एक सबसे बड़ा कारण था तो अखिलेश यादव जी की सरकार के तुलना में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में अपराध नियंत्रण, माफियाओं पर नियंत्रण, भू माफियाओं पर कब्जा और मतलब आम आदमी को निर्भय बनाना। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। मैं उस चुनाव में यही सटे हुए वैशाली में घूम रहा था। एक सब्जी वाले से मैंने पूछा किसको वोट दोगे, तो उसने कहा कि देखिए योगी जी के कार्यकाल में हमारा कोई बहुत नहीं कि कायाकल्प हो गया है, लेकिन अब 5,000 रुपया लेकर के हम रात में आराम से घर लौट सकते हैं। देर से जाते हैं तो हमारी बेटी बहू को लेकर के यह चिंता नहीं होती है कि उनका कुछ हो जाएगा। यह बहुत बड़ा परिवर्तन है। यह सुनने में सामान्य लगता है, लेकिन जिन्होंने उत्तर प्रदेश को, हम तो पहले से देखे हैं ना भाई, हम तो 87-88 से उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने देश के माफियाओं का केंद्र, देश के आतंकवादियों का केंद्र उत्तर प्रदेश में, संपूर्ण देश में जो इस्लामी फंडामेंटलिज्म है, कट्टरवाद, उसका केंद्र उत्तर प्रदेश, तो इसमें से अगर उस प्रदेश को निकाला है तो ये तो बहुत बड़ी सफलता, सामान्य घटना नहीं है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में अवधेश जी, एक बात जो अखिलेश कटियार कह रहे हैं, एक बात जो अखिलेश कटियार कह रहे हैं कि भाई आपने माफियाओं को साफ किया है, लेकिन वो कुछ नाम गिनवा रहे हैं। तो क्या बीजेपी की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये देखा कि ये हमारे पक्ष वाले माफिया हैं, ये हमारे विपक्ष वाले माफिया हैं, इनका सफाई जरूरी है और उनका सफाई जरूरी नहीं है? क्या ये नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश में? अब बोलती
बंद हो गया हो देखिए, जाएगी अवधेश पहले जी तो की। मैं जो बोलना चाह रहा था, नहीं, देखिए अवधेश जी, उत्तर आपकी प्रदेश बोलती की तो अभी बंद हो गई, उत्तर क्योंकि आप प्रदेश तो की जो राजनीति लिख का के लाए सबसे हैं, मुझे अच्छा वही पक्ष पढ़ रहे लगता हैं। है। अरे बीच जो में लिख के बीच में लाए हैं, नहीं, वही बीच पढ़ में रहे नहीं, हैं। बंद एक नहीं बार हुई। मैंने उनसे सवाल किया, वो अरे जवाब बीच- दे रहे हैं। किसी के बोलती बंद नहीं हो भाई, आप शांत हो। देखिए ये बीच में बोलने लगे, ये बोलने दीजिए। पहले तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक सबसे बढ़िया पहलू लगता है कि चाहे अखिलेश जी आलोचना कर रहे हो, योगी जी जवाब दे रहे हो, उसमें भाषा की मर्यादा और गरिमा बनी हुई है। व्यक्तिगत टिप्पणियां उसमें नहीं हो रही है। प्रवक्ता जरूर समाजवादी पार्टी के कर रहे हैं। अब बहुत सुंदर लगता है सुनने में जब अखिलेश जी आलोचना करते हैं, योगी जी जवाब देते हैं। एक अच्छा द्वंद्व होता है राजनीति में। अब आते हैं विषय पर। देखिए जिनका इन्होंने नाम लिया है उसमें माफिया कोई नहीं है। सब लोगों पर आरोप है, सब सजा भी हुई है, जेल भी गए हैं। ये जिसका भी नाम ले रहे हैं, और तो छोड़ दीजिए पूर्व गृह मंत्री जो उत्तर प्रदेश में है, उनको भी जेल जाना पड़ा, कोर्ट के जमानत से बाहर आए हैं। ये एक भी नाम ऐसे नहीं है जिनके लिए सरकार ने प्रयत्न किया और छोड़ सरकार करेगी तो उसकी आलोचना होगी। तो ये तो वो विषय नहीं है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर अखिलेश जी केवल पीडीए कह रहे हैं, अब पीडीए से उनका क्या अर्थ है? लेकिन अवधेश जी, अखिलेश कटियार कह रहे हैं माफिया की परिभाषा बताइए। क्या बाहुबली, माफिया, क्रिमिनल, गुंडा, इन सब को आप अलग अलग या उत्तर प्रदेश की सरकार अलग अलग खाने में रखती है और फिर ये देखती है कि पहले अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इन जैसे माफियाओं को जो इंटरनेशनल रेकॉर्ड चला रहे हैं इनको पहले निपटाना है क्योंकि राष्ट्र के लिए, देश के लिए खतरा है, और ये बाकी जो है इनको तो हम देख लेंगे, संभाल लें। क्या ये परिपाटी है? अब मुझे ये बताइए, अतीक अहमद के आतंक को जानते हुए उसको विधानसभा लोकसभा में भेजना, उसको टिकट देना, इसमें और कोई व्यक्ति अपना कोर्ट में मुकदमा लड़ रहा है, वो जेल जा रहा है, दोनों में डिफरेंसेज है कि नहीं है? ये प्रश्न कैसे कर रहे हैं? जब तक अखिलेश कटियार जी इसको स्वीकार नहीं करेंगे कि हमारी सरकार में ये गलती हुई है, तो भले लोकसभा चुनाव में गए, लोकसभा चुनाव में बोल देंगे कि हमने कम कर दिया है, लेकिन विधानसभा चुनाव में फिर लोग उसी प्रकार से कि योगी आदित्यनाथ की सरकार या बीजेपी की सरकार ऐसे बाहुबलियों को राजनीति में सीधे तौर पर ला नहीं रही है। उनका जो मुकदमा चल रहा है, कानूनी जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें उनको छोड़ दिया गया है कि भाई आप कानूनी प्रक्रिया से होकर गुजरिए, ये देश संविधान से चलता है। आप हंस रहे हैं, हंसने की क्या बात है? आप पर भी कोई कल मुकदमा कर देगा तो आप भी तो कोर्ट ही जाएंगे ना। विद्यानाथ जी, आपने ऐसी बात पकड़ी है कि इनका कहने का जो मीनिंग आपने निकाल लिया कि भैया कोर्ट देख रही है, हम उसको टिकट नहीं दे रहे हैं, सिर्फ टिकट नहीं दे रहे हैं इसलिए सही है, लेकिन उसको हम सह दे रहे हैं, उसको खुलेआम छोड़े हुए हैं। कैसे छोड़े हुए हैं भाई? छोड़े हुए हैं। कोर्ट, आपको भी पता है कोर्ट के हमारे देश में लिंगर ऑन होता है। नहीं, लेकिन अगर कोर्ट ने कहा है कि आपको जेल में रहना होगा तो सरकार ने जेल से बाहर थोड़ी ना निकाल दिया किसी को। अरे नहीं, उनका कहने का मतलब यही है कि उनको हम घर में इज्जत से छोड़े हुए हैं। क्या खुलेआम गोली मरवा देना, क्या ये यूपी सरकार का मॉडल है? किसी भी आतंकवादी को या उग्रवादी को या गुंडे को मरवा देना, ये इनका क्या कानून है? ये अंधा कानून नहीं दिखता इनको। अरे भाई वो गलत है या सही है तो कोर्ट फैसला करेगा। आप कौन होते हैं जो खुलेआम गोली मरवा देने वाले? कौन होते हैं? किसने आपको दिया है? राकेश त्रिपाठी जी, आप तो मत बोलिए, आप तो आपके लैंग्वेज में मैं बताता हूं आपने क्या बोला है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मुझे बोलने दिएगा। अभी आप, मैं बोलूंगा, आपका सुना मैंने, मैं भी सुनूंगा। आप कह रहे हैं धन आ रहा है। अरे धन आ रहा है मतलब रोजगार, आप रोजगार जो है भगवान से जोड़ कर रोजगार कर रहे हैं। क्या आपकी हैसियत नहीं है कि आप रोजगार कर सके? आप रोजगार कर सके, महंगाई कम कर सके? ये क्या लॉजिक है आपकी? आपको शर्म नहीं आता कि भगवान के सहारे आप मंदिर बनवा दो, उससे धन बढ़ रहा है, धन आ रहा है? क्या हम तो भगवान से भी भगवान के आप नौकरी नहीं है क्या? कल कारखाने नहीं है? आप बीच बोल रहे हैं, आपका नहीं सुन रहा, आपका मैंने सुना ना 10 मिनट, अब तो बर्दाश्त कर लीजिए। पेट में गुदगुदी हो रहा है क्या? आप ही की बात का जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए। सुन लीजिए भाई, सुनने की शक्ति नहीं है तो सुन लीजिए। मैं आपको बोल रहा हूं, आप कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहे हैं, खुद ही आप चोरी कर रहे हैं और भगवान के सहारे आप बचने की, छिपने की कोशिश करते हैं। किसने चोरी की है? कौन जमानत दिया है? जीता है? आपको पता है कि नहीं दिया है? कछुआ और खरगोश से कौन जीता है? कछुआ हमेशा जीता है राकेश त्रिपाठी जी।
आप साइकिल की तंज कस रहे हैं। साइकिल आज है, ईंधन नहीं है, एलपीजी नहीं है, आज ईरान में युद्ध हो रहा है, यही साइकिल आपको आप ये कह रहे हैं कि साइकिल की जो चाल है वो कछुए की चाल है। कछुए की चाल है, लेकिन जीत उसकी होती है, रफ्तार सही होता है, कम से ज्यादा बुलेट की रफ्तार से आगे बढ़ना चाहता है। बुलेट ट्रेन तो अभी आया ही नहीं है। मैं बुलेट आप लोगों ने कछुए की चाल से इस देश को, बुलेट ट्रेन का सबसे पहला वकील हूं। देश को आज तक बुलेट ट्रेन की जमीन अधिग्रहण नहीं कर पाई गई है। के शर्मा जी झूठ बोल रहे हैं। बुलेट ट्रेन कहा गया आपका बुलेट ट्रेन कब से चालू किए, कहा बुलेट ट्रेन चालू हुआ? अरे जमीन अधिग्रहण पहले कर लीजिए, तब बुलेट ट्रेन है। पहले आप योजना लाते हैं, बाद में जमीन बुलेट की रफ्तार की मांग भीख मांगते हैं। शर्मा जी हमने परेशान मत होइए, एक यूपी में बुलेट का खेल होता था, वो बुलेट के खेल को रोका है और बुलेट ट्रेन लेकर के आने वाले हैं। बता दीजिए, आप डबल इंजन की बात करें। अब 25 राज्यों में आपका डबल इंजन की सरकार है, वहां का विकास मॉडल क्या डेवलपमेंट किया आप बता सकते हैं जनता को? बताइए, कब एक राज्य बताइए आपको पता है। आप चुनाव लड़ रहे हैं बिहार की तर्ज पे, बिहार में लालू का भय दिखा के इन्होंने चुनाव जीता, वही भय दिखा के इनका अपना डेवलपमेंट मॉडल ही नहीं है। ये डेवलपमेंट मॉडल दिखा दे, खांसी तो आएगा ही आपको। आप बिहार का, इनको बिहार में जीत हो गई इसी ये फार्मूला से कि जितना यूपी में डराओ, इतना याद दिलाओ पुराने याद। शर्मा जी रुक जाइए, बहुत देर से देखिए मैंने कुछ नहीं, ये तो आपका सारा गुस्सा निकल गया। एक सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा था, ये बता दे कि क्या साइकिल हमारे गरीबों की पहचान है? हमारे गरीबों की सिंबल निकल रहा होगा। अब इतने दिनों से जनता ने, देश की जनता ने आप लोगों को साइड में बिठा कर दे रहे हैं। आप गरीब को गाली दे रहे हैं, साइकिल गरीब चलता है इसीलिए, आप पैसे वाले हैं इसीलिए, पूंजीपति वाले हैं। भी मोटरसाइकिल चल रहा है सर। अरे चल रहा है मोटरसाइकिल, साइकिल से मोटरसाइकिल, साइकिल तो फ्री है, मोटर के बाद साइकिल लगा हुआ है। अरे देश साइकिल से आगे निकल गया है बॉस, देश आगे निकल गया, लेकिन डबल इंजन के लिए एलपीजी नहीं है, ईंधन नहीं है, तो पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, महंगाई चरम सीमा पे है। एक चीज बताइए के शर्मा जी, आप लोग लगातार हाथ में बैनर पोस्टर, हालांकि इस मुद्दे पर डिबेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं, इसका जवाब लेना चाह रहा हूं। एक सेकंड रुकिएगा, आप देखिए एक रुकिएगा कि भाई एक चीज बताइए, अमेरिका, इजराइल और ईरान लड़ रही है, इसमें भारत की क्या भूमिका है? भूमिका है, विश्व गुरु है, विश्व दूत है, बहुत मोदी से गले मिलते हैं, आप दोस्ती करते हैं, म्याऊं म्याऊं करते हैं। पश्चिम बंगाल में चलिए ठीक है, शांति विश्व, अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं, है ना? इंडी गठबंधन के आप सब लोग सहयोगी दल हैं, है ना? और आप अभी जाकर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ेंगे, तो विश्व गुरु क्या आपको रोक लेंगे? देखिए चुनाव अलग अलग तरीके से लड़ा जाता है, लॉजिकल बात लॉजिकल नहीं है, बिल्कुल इलॉजिकल बात है भाई। ईरान, इजराइल और अमेरिका में लड़ाई चल रही है, भगा दिया, उसका इम्पैक्ट भाई साहब पूरी दुनिया में है। किसमें भी इजराइल, अमेरिका, ईरान की जो लड़ाई चल रही है, उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर साइकिल काम आ रहा है ना, घर पहुंच रहे हैं ना घर साइकिल से, तो साइकिल गरीबों की है, क्यों बेइज्जती कर रहे हैं? अरे आप लोग साइकिल पर बिठा कर रखना चाहते हैं, अब लोग मोटरसाइकिल पर सिलेंडर लेकर जाते हैं। डबल इंजन की सरकार है, गाड़ी के डिक्की में सिलेंडर लेकर जा रहे हैं, 25 राज्यों में डबल इंजन की सरकार है। आप बता दो 25 राज्य में कौन सा राज्य है जो देश में संघाई बन गया है, जापान बन गया है, अमेरिका बन गया है, लंदन बन गया है? नहीं दिखा पाओगे। एक राज्य बता दो, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं राकेश त्रिपाठी कि तुम यदि बता दोगे कि एक राज्य तुम्हारा जो है संघाई या जापान बन गया है, तो मैं यहाँ पर छोड़ दूंगा, चले जाऊंगा, आउट हो जाऊंगा, लेकिन नहीं बता पाओगे। आप सिर्फ दांत दिखाओगे। शर्मा जी, तू तो है, आप जैसे प्रवक्ताओं से ये उम्मीद नहीं करता हूं। हम तुम भाषा की मर्यादा रखिए ना। तुम क्या, मैं मानता हूं कि सत्ता से दूर रहने से फ्रस्ट्रेशन होता है, मैं मानता हूं इस बात को। नहीं दूर रहने का फ्रस्ट्रेशन होता है दिल्ली में, लेकिन हरियाणा में ऐसे जाहिर बोला जाता है, सिर्फ बिहार में आप सुनते हैं सर। कहा दिल्ली वाले जी, लोग आप लोगों को सुनते हैं, क्या सोचेंगे सर? कल सड़क पर आप चलेंगे तो कहेंगे क्या राकेश शर्मा कहा जा रहे हैं, ऐसे बात करेंगे। बिहार की मर्यादा आप नहीं चाहते ना लोग ऐसे बात करें, नहीं करते हैं, आप करके बात करते हैं, बड़ों को आप करते हैं, सम्मान तो कीजिए। तो तुम मेरा भी सम्मान बड़े का ही क्यों छोटे? जल्दी से राकेश त्रिपाठी जी 30 सेकंड में जवाब दीजिए। तल्ला जी के पास नहीं गया हूं, कौन सा राज्य संघाई बन गया, जापान बन गया, बताइए जल्दी से। देखिए के शर्मा जी का चाइना के प्रति कितना प्रेम है झलक रहा है। उनको चाहते हैं कि हमारा देश चाइना की तरह बन जाए, नहीं बनेगा, भारत की तरह रहेगा। और भारत में भाई ये क्वेश्चन क्या है, आपको सुनाई नहीं दे रहा है। हमने आज बड़ा सीधा था, 25 राज्यों में 20 राज्यों में आपने जापान बना दिया। वो कह रहे सुनिए ना उनको। शर्मा ये तरीका ठीक नहीं होता भाई। अभी आप दिखाई दे रहे थे कि बीच में मत बोलिए, अब आप वही काम करने लगे। भैया मैंने कहा ना, याद करिए नेहरू जी के कार्यकाल से लेकर के और इंदिरा जी के कार्यकाल तक गरीबी हटाओ के नारे देते रहे, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल तक
जनाब 25 राज्यों में एक सवाल मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के एक सवाल पूछ लीजिए, मैं इनका बोलती बंद हो जाएगा। 18,000 गांव देश के ऐसे थे जो अंधेरे में डूबे हुए थे, जहां बिजली के कनेक्शन नहीं पहुंचे थे, वहां बिजली के कनेक्शन हमने पहुंचाए। ये भारत को किस तरह का आपने भारत बना करके रखा? एक राज्य बताओ, जापान बन गया है डबल इंजन की वजह से। वो भारत आज आंख में आंख डाल करके देख करके बातें कर रहा है, और आज पूरी दुनिया भर के सारे घटनाक्रमों में लोगों की निगाह भारत की तरफ होती है। और आप निश्चिंत रहिए, आखिरकार आपके घर में भी अभी सुनने में प्रॉब्लम है। जिस डीजल या पेट्रोल की गाड़ी में बैठ करके अभी आप स्टूडियो पहुंचे होंगे ना, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो हमारे पास पेट्रोल रिजर्व नहीं होता, और आज आप स्टूडियो क्या पेट्रोल ऐसा बात करते, पहले भी पेट्रोल था। अरे 14 के पहले पेट्रोल नहीं था, डीजल नहीं था, ये कहना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी की 14 के पहले पेट्रोल डीजल नहीं था, 14 के बाद आ गया पेट्रोल डीजल। भारत के क्या लॉजिक है? पदार्थों का इतना रिजर्व है कि हम आज एक सवाल मेरा पूछेगा, 25 राज्यों में कौन सा जापान बन गया? एक राज्य बता दे जहां डबल इंजन के मॉडल से जीत हुई है, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। एक सवाल बताओ, डबल इंजन की सरकार से कौन राज्य डेवलपमेंट किया सबसे ज्यादा नंबर 1 पे, वो बता दीजिए। चलिए उत्तर प्रदेश है, देख लो भाई, उत्तर प्रदेश तो उत्तर पर बाकी राज्य में आप मान रहे हो ना? पढ़े लिखे वकील आदमी का परिवर्तन हुआ है। राकेश जी एक सेकंड रुकिए ना, राकेश जी एक सेकंड रुकिए ना, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं भाई, रुक जाइए। राकेश त्रिपाठी जी रुकिए ना एक सेकंड। आप रायबरेली को देखिए, राकेश जी रुकिए, जहां से सांसद राहुल त्रिपाठी जी रुकिए, झांक कर आइए वहां से। राकेश त्रिपाठी रुकिए ना। के शर्मा जी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा बताइए कि उत्तर प्रदेश की जीडीपी 2017 में कितनी थी, आज कितनी है? देखिए उत्तर प्रदेश की जीडीपी जो है, जो पहले देश की जीडीपी देखिए तो डॉलर का भाव क्या है उत्तर प्रदेश, नहीं रुपया का भाव क्या है? अब जीडीपी की बात करते हैं, कागजों पे बात करते हैं। जीडीपी से रुपए का भाव कहां चले गए? नहीं जीडीपी रुपया के भाव और डॉलर के भाव का डिपेंड करता है, यही तो बताना चाहता हूं। मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं, एडवोकेट हूं, कानूनी सवाल आपने नहीं पूछा। प्रवक्ता भी है आप। हाँ प्रवक्ता भी है। मैंने इसलिए इंट्रोड्यूस किया आपको सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाला लॉयर, क्योंकि भाई आप बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, और जब पैनल में आते होंगे और जब इस डिबेट पर आते होंगे कि उत्तर प्रदेश में बुलेट की रफ्तार से सरकार चल रही है, वहां की इकोनॉमी चल रही है कि नहीं चल रही है, तो पढ़कर आते होंगे। मंत्री जो है दयाशंकर, जो बीजेपी के मंत्री है, वो खुद कह रहे हैं कि अखिलेश जी 5-7 राज्यों का ही जिला का ही डेवलपमेंट किए। मतलब वो भी मान रहा है कि बदायूं, कन्नौज, एटा जो है, यही जो जिला है वो डेवलपमेंट किया। वहीं किया तो है सर। अरे आप बता दो कि योगी जी वहीं के लोगों को नौकरी मिलती थी। अरे गोरखपुर का अपने जापान बना दिया। अब अखिलेश जी की लड़ाई को आप लड़ेंगे तो और बुरे फंस जाएंगे। उसके लिए अखिलेश यादव को छोड़ दीजिए। हरियाली अखिलेश यादव जी की लड़ाई अगर आप लड़ने के लिए आएंगे ना तो और फंस जाएंगे। के शर्मा अभी पहले तो कांग्रेस को डिफेंड कीजिए ना, दोनों को साथ लेकर चलेंगे। तो आप लोगों ने बैठकर देख लिया, एक ही साइकिल पर बैठकर आप लोगों ने देख लिया आप लोगों ने कि क्या हुआ है। लेकिन एक सेकंड रुक जाइए, पहला रशीद देखिए बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं और वो बहुत देर से सबको सुन रहा है। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य है, उत्तर प्रदेश में गुंडा माफिया साफ है, संगठित अपराध खत्म है, उत्तर प्रदेश की रफ्तार जो है वो बुलेट ट्रेन की रफ्तार है इकोनॉमी की, सरकार डबल इंजन की है, तो ये बात मंदिर और कब्रिस्तान पर आकर क्यों रुक जाती है? क्या इसके बिना किसी का कोई चारा नहीं है? बीजेपी का चारा नहीं है, जीत नहीं सकते। देखिए विद्यानाथ जी, यही तो हकीकत, अगर जो ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खासियत ये है, ये जंगल राज को अपने एजेंडा और अपनी प्रोपेगेंडा मशीनरी के जरिए ऐसा नैरेटिव सेट करते हैं कि जंगल राज मंगल राज नजर आने लगता है। ये अपराध मुक्त की बात अभी आप भी कर रहे थे, इनके प्रवक्ता भी कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में प्रति घंटा 5 इनकाउंटर का एवरेज है, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में हर 6 घंटे पे एक हत्या होती है। अगर उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो गया तो आपको हर 5 घंटे पे एक इनकाउंटर क्यों करना पड़ रहा है? आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में अभी आपने जीडीपी की बात की, अभी इनकी सरकार ने पुछ एआई नाम से एक एआई स्टार्टअप का 25,000 करोड़ का एमओयू साइन किया 2 दिन पहले। उस कुछ एआई का सालाना टर्नओवर ही 50 लाख रुपए का उस कंपनी का है। आप उससे एमओयू साइन कर रहे हैं 25,000 करोड़ का, मीडिया में दिखा दिया गया, आईटी सेल ने उसे प्रोपोगेट कर दिया। तो जो मैंने कहा कि इनका जो एजेंडा और जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है वो जंगल राज को मंगल राज बना देती है। यही जमीनी हकीकत है। अपराध मुक्त हो गया है, विकास है, डबल इंजन की सरकार है। आप साइकिल से आप पहुंच गए बुलेट ट्रेन पर, तो आपको क्यों हिंदू मुसलमान करना पड़ रहा है? आपको क्यों शमशान का विस्तार करना पड़ रहा है? ये इल्जाम लगाते हैं समाजवादी पार्टी पर। मैं समाजवादी पार्टी का घोर विरोधी हूँ, पर समाजवादी पार्टी भी लगातार ये
इस बात का इल्जाम लगाते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति करती थी, पर भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि तुष्टीकरण की राजनीति ये करते हैं कि नहीं करते। ये आए दिन जब ये देखिए तो मंदिर की बात करेंगे, जब ये बात करेंगे तीर्थ यात्रा की बात करेंगे, जब ये बात करेंगे मुसलमानों के खाने पीने रहने पहनने पे, लेकिन जब कब्रिस्तान मस्जिद नमाज की बात होती थी तब तो आप लोग नहीं चिल्लाते थे, तब तो आप नहीं कहते थे कि मैं समाजवादी पार्टी का दुर्विरोधी हूं और ये तुष्टीकरण करने वाली पार्टी है, मैं इसका सपोर्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैं भारत का निवासी हूं। क्या सवाल किस पे आप ही से पूछ रहा हूं तेला भाई, किस पे नमाज, किस पे? मैं ये कह रहा हूं कि आज आप कह रहे हैं कि भाई ये तुष्टीकरण कर रही है बीजेपी की सरकार, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जब आरोप समाजवादी पार्टी की सरकार पर लगते थे कि ये लोग तुष्टीकरण कर रहे हैं, एक समुदाय विशेष के लिए सिर्फ काम कर रहे हैं, उनको फायदा पहुंचा रहे हैं, एक जाति विशेष के लिए काम कर रहे हैं, उनको सिर्फ फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तब आप लोग तो नहीं कहते थे कि हम लोग समाजवादी पार्टी के दुर्विरोधी हैं, तब आप लोगों को मजा आ रहा था, समाजवादी तब आप लोगों के 10 की 10 उंगलियां और दोनों हाथ जो है वो घी में था। सपा के प्रवक्ता यहाँ बैठे ना, ये बता दें मुसलमानों के लिए इन्होंने क्या काम किया, सिवाय इल्जाम लगाने के 18% रिजर्वेशन की बात की थी इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में, इन्होंने दिया मुसलमानों को रिजर्वेशन, मुसलमानों का कतलेआम नहीं हुआ, दंगे नहीं हुए, उन्होंने क्या काम किया? तो बीजेपी की सरकार अच्छी है और समाजवादी पार्टी दोनों एक ही सिक्के के अखिलेश यादव की सरकार से अच्छी सरकार बीजेपी की है। सुनिए, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक ही सिक्के के दो रूप है। भारतीय जनता पार्टी ये बहुसंख्यक समाज को बेवकूफ बनाती है तुष्टीकरण की राजनीति से, समाजवादी पार्टी मुसलमानों को बेवकूफ बनाती है। आप बता दें भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं के लिए क्या किया? आप कह रहे बेवकूफ बना रही है, वो पीडीए कार्ड लेकर चलते हैं। हिंदू खतरे में, सिवाय मुसलमानों का डर दिखाकर, तुष्टीकरण के नारे देकर, मुसलमानों पे जुल्म कर उनको मारकर ये दिखाकर कि अब्दुल की चूड़ी टाइट है, इन्होंने कितने हिंदू युवाओं को रोजगार दिया, इन्होंने कितनी महिलाओं की रक्षा की, महिलाओं के जल्दी से आपकी बात आ गई टेलर रशीद, आपकी बात आ गई, कुल मिलाकर समझ में आ गया। जल्दी से अवधेश कुमार जी, क्योंकि मैं राकेश त्रिपाठी और अखिलेश कटियार जी के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं कि भाई क्या टेलर रशीद जो कह रहे हैं उनकी बातों में दम है, या फिर जैसे विपक्ष में बैठी हुई समाजवादी पार्टी के नेता बोलते हैं ठीक वैसे ही टेलर रशीद भी एनालिसिस कर रहे हैं और बोल रहे हैं? नहीं, उसके बात का उत्तर देने की बजाय जो इशू उठा है कि मंदिर से क्या होगा, वो बहुत सीरियस इशू है। अब मैं 2 उदाहरण दूंगा आपके दर्शकों को और इसको ध्यान से सुना जाए। ये पिछले वर्ष का आंकड़ा है 2024 का, 25 का भी हमारे पास नहीं आया है कि वाराणसी में देश में सबसे ज्यादा 22 करोड़ 50 लाख लोग आए हैं। अब आप कल्पना करिए, जो अयोध्या का आंकड़ा है तो कोई 16 करोड़ कह रहा है, 15 करोड़, मैं मान लेता हूं कि 12 करोड़ लोग अयोध्या के छोटे शहर में आए हैं, और 60 करोड़ आंकड़ा दिया जा रहा है कुंभ का, मैं मान लेता हूं आधा घटा दीजिए, 30 करोड़ लोग आए हैं। लेकिन अर्थशास्त्रियों ने दिया है कि कुंभ से 4 लाख करोड़ रुपया का जो है, तो ये जो इकोनॉमी होती है ना, ये परमानेंट इकोनॉमी होती है। आपको काम करके बाकी सब चीज छोड़ देते हैं, नहीं, ये बहुत आवश्यक है। में हम कुंभ कराने लगते हैं और हम रोजगार और नौकरी को, ये दिक्कत है, टाइम कम है। मैंने अवधेश जी को कहा कि टाइम कम है, आप सब लोग एक साथ झाऊ करने लग जाएंगे, जनता कुछ नहीं समझेगी, और जनता जब समझेगी नहीं तो सर मैं आपको बता दूं फिर से आप सत्ता में भी नहीं आ पाएंगे। इसलिए जनता को समझ में आए ऐसी बात कीजिए, ऐसा काम कीजिए, ऐसा व्यवहार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रह्मास्त्र में आज इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटूंगा, आप देखते रहिए नव भारत।